हेलो। तो आज हम करें हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नीट पीवाईक्यू लास्ट 38 ईयर्स के। अगर इससे पहले वाले चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, जहां पर सेम हमने 38 ईयर्स के जो है नीट पीवाईक्यू करा चुके हैं। तो चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन जो वो चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नीट 2025 का और मैच द कॉलम है। अब ये वाला जो मैच द कॉलम क्वेश्चन है, इसमें जितने 4 कॉलम है, तो अगर 4 मैच द कॉलम है तो चारों डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से है। इस चैप्टर से केवल एक एम्फाइसीमा है, फिर एंजीना पेक्टोरिस अलग चैप्टर से है, ये वाला अलग चैप्टर से, टेटनी अलग चैप्टर से है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है? रैपिड स्पैम, डैमेज एल्वियुलर वॉल एंड डिक्रीज द, यहाँ पर जो क्या होता है, डैमेज एल्वियुलर वॉल एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो इस टाइप से देख लेना कि ए सेकंड के साथ में जो है वो जा रहा, तो ए सेकंड के साथ में हमारे पास में 2 ऑप्शन यहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस में क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन होता है व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट मसल। तो बी जो है वो हमारा थर्ड के साथ, तो बी थर्ड के साथ वाला इस ऑप्शन में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो ये 3 ऑप्शन ऐसे हट जाएंगे। तो ये जल्दी करने का तरीका है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुल ऑफ द किडनी हो जाता है। और टेटनी में क्या होता है कि रैपिड स्विम इन द मसल ड्यू टू द लो कैल्शियम। तो हमारा क्या होगा? 2, 3, 4 एंड 1, तो 2, 3, 4, 1 आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। अब हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच इज इनकरेक्ट। 2006 का क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन द बर्ड्स। सेकेंड है इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यू। सी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट द एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल एट द फीसिस। एंड डी है रेजिडुअल एयर इन द लंग्स स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन द मैमल। रेजिडुअल एयर क्या होती है? जो कि लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट होती है ताकि लंग्स जो वो कलेप्स ना कर जाए। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो रेजिडुअल एयर है वो यहाँ पर जो है वो डिक्रीज कर देती है एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो आंसर डी आ जाएगा कि ये जो है वो स्टेटमेंट गलत लिखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 2003 का ये क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 4 मैचिंग ऑफ एन एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वैसे तो ये एनिमल किंगडम से जो वो लिंक करता है क्वेश्चन। सिल्वर फिश में ट्रैकिया, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स, सी स्क्विड में फेरेंजियल गिल्स एंड डॉल्फिन के अंदर स्किन। तो यहाँ पर अगर डॉल्फिन की बात करें तो ये मेमल्स के अंदर आता है, और मेमल्स के अंदर आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, नॉट स्किन के थ्रू। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो हटा लेते हैं। करेक्ट मैचिंग बताना है तो डी ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। इसका मतलब ए बी सी जो वो करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द स्किन इज एन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन। 1990 का क्वेश्चन है ह्यूमन, फ्रॉग, रैबिट एंड लिजार्ड। तो ये भी आपका फ्रॉग आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर हमें क्या बोलना है कि सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन द रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर जो है जस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर तो 5 पॉइंट लिखे गए हैं, वही के वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट की गई है। जैसे वो सीक्वेंस में लिखे गए हैं ऐसे हमें ये बताना है। 2023 मणिपुर स्टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियुलर मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियुलर एयर इज रिलीज्ड आउट, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ द CO2। तो यहाँ पर द स्टेप इन द रिएक्शन के अंदर यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले आएगा पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियुलर वॉर इज रिलीज आउट। तो ये हमारा जो डी वाला है ये सबसे पहले आएगा, ये द फर्स्ट होगा हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकंड जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 जो वो हमारे एल्वियुलर वेयर के अंदर जो है वो एक्सचेंज करेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होगा थ्रू द ब्लड, ये थर्ड हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 ब्लड टिश्यू में ये हमारे पास में 4 हो जाएगा, और यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल ये जो 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास में ऑप्शन डी आना चाहिए। डी हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन है, तो डी है, बिल्कुल सही है। फिर A C B E, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है यहाँ पर। हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस, हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस कैसा होता है? हैज़ 2 प्रोटीन सब यूनिट इंस्टेड ऑफ द 4, हैज़ हायर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन दैट ऑफ द एडल्ट, हैज़ लोअर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन दैट ऑफ द एडल्ट, या फिर इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज द सेम एज दैट ऑफ द एडल्ट। तो हीमोग्लोबिन ऑफ द ह्यूमन फीटस में होती है, वहाँ पे जो ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी होती है वो हायर होती है देन दैट ऑफ द एडल्ट। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है लंग्स आर इनक्लोज इन। लंग्स किस में इनक्लोज रहते हैं? पेरियोस्टम में के अंदर, पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर, पेरिकार्डियम के अंदर, या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर।
तो किस में रहते हैं ये? प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज रहते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हमसे पूछा गया कि इन मैन या फिर मेमल्स के अंदर एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू, कैसे कैसे जाता है वो हमें पैसेज बताना है। पहले बोला कि नेजल कैविटी, फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर एल्वियोलाई। फिर नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई। तो पहले फेरिंग्स आता है फिर लैरिंग्स आता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हट जाएंगे। ओके, नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, इन्होंने इस टाइप से बोला है। तो यहाँ पर आपका ब्रोंकाई पहले आएगा फिर ब्रोंक्यूल्स आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का। यहाँ पे हम 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। तो ये जो दोनों लिखे गए हैं ये इंस्पिरेशन में पूछा गया, तो इंस्पिरेशन में ये दोनों उल्टे लिखे गए हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज होती है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो हमारा केवल 1 और 2 जो है वो करेक्ट बनेगा, तो 1 और 2 जो है वो हमारे पास में ऑप्शन डी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इन्होंने बोला है कि लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज। तो रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बाहर क्यों नहीं निकलती, इसका रीजन पूछा है। देयर इज ए पॉजिटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक। देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, या फिर देयर इज ए नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर एक नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है जो कि लंग्स वॉल में होता है, वो उसको पुल कर रहा होता है, तो इस वजह से वो जो नहीं निकलती है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, 2011 का है मेंस का। यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाय मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी पॉसिबिलिटी है ब्रीदिंग में बाय कॉन्शियस एफर्ट के द्वारा। पहला ऑप्शन दिया गया है, वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन विदाउट मूविंग द रिब्स। तो रिब्स तो मूव करेगी। द लंग्स कैन बी मेड फुली एम्प्टी बाय फोर्सफुली ब्रीदिंग आउट ऑल द एयर फ्रॉम। तो फुली नहीं हो सकता, रेजिडुअल वॉल्यूम रहेगी। वन कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, तो ऐसा हो नहीं सकता विदाउट ऑक्सीजन टोटली। वन कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू ईस्टूकियन ट्यूब्स बाय क्लोजिंग बोथ द नोज एंड माउथ। हाँ, ईस्टूकियन ट्यूब के द्वारा जो है वो कुछ ना कुछ जो है एयर के थ्रू आपके बाहर निकाली जा सकती है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 हम बात कर लेते हैं। द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न बाय। जो वेंटिलेशन मूवमेंट होती है लंग्स की वो किसके द्वारा? मस्कुलर वॉल ऑफ द लंग्स के द्वारा, डायफ्राम के द्वारा, कोस्टल मसल के द्वारा, या फिर बोथ बी एंड सी के द्वारा। तो डायफ्राम एंड कोस्टल मसल दोनों इसमें हेल्प करती है, तो बोथ बी एंड सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, इंटरकोस्टल मसल अकर इन। इंटरकोस्टल मसल किस में होती है? एब्डोमन में, थाई में, रिब्स में, डायफ्राम में। तो ये रिब्स के बीच में होती है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2024 में जो नीट एग्जाम हुआ था उसका है क्वेश्चन हमारे पास में, जो वो मैच द कॉलम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है एंड टाइडल वॉल्यूम है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ये नहीं होता वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये तो टाइडल वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, ये हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, यानी जो एयर रिमेन रह जाती है लंग्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी, ये होती है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, तो ये वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? यहाँ पर ये होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल रेस्पिरेशन के द्वारा, तो ये जो है वो C4 के साथ चला जाएगा। तो ए जो है वो हमारा जान लीजिए थर्ड के साथ में, ए थर्ड के साथ में हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज द ऑप्शन सी। फिर बी जो वो फर्स्ट के साथ जा रहा है, C4, डी सेकंड के साथ में, बिल्कुल सही, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वापिस से मैच द कॉलम क्वेश्चन है और ये हमारा 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। इस बार जो वो थोड़ा सा डेफिनेशन ना देके अलग दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास बात कर लेते हैं सबसे पहले एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, तो ये हमारा इसके साथ चला जाएगा। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? ये हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगा, तो दो तो ये सीधा ही चला गया। अब बात करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम की। तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में जो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास में फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। और वाइटल कैपेसिटी हो गई, ये हमारी होगी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो वो वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। क्लियर है? ओके।
तो अब हमारा ए जो है वो सेकंड के साथ जा रहा है, ए सेकंड के साथ में हमारे पास में 2 ऑप्शन है। बी जो है वो फोर्थ के साथ जा रहा है, बी फोर्थ के है ही ऐसा एक ही ऑप्शन जहाँ पे बी फोर्थ के साथ जा रहा हूँ। सी जो है वो फर्स्ट के साथ जा रहा है, ऐसा भी एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सी फर्स्ट के साथ जा रहा हो। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज। वाइटल कैपेसिटी पूछा है कि लंग्स की क्या होती है। सिंपल है, रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा दो, पहली तीनों वॉल्यूम उनको इंक्लूड कर लो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम जो वो कहलाती है। तो ये आंसर तो बनेगा ऑप्शन ए। फिर IRV ERV प्लस TV RV ये नहीं होगा। IRV ERV TV माइनस RV ये भी हो सकता है। अगर इन तीनों को ऐड कर ले इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा रेजिडुअल वॉल्यूम, बट अगर यहाँ पर इसको हटा दो तो बट ये ऐसे नहीं आएगा। हमारा बिल्कुल सही जो बन रहा है वो ऑप्शन ए बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए सिंपल ऑप्शन ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये हमारा 2022 का री एग्जाम का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर बोला गया कि इंक्लूड ERV TV और IRV। तो यहाँ पे अगर वाइटल कैपेसिटी की बात करें तीनों इंक्लूड होती है, बिल्कुल सही है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, ऐसा नहीं है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में नहीं, अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद में तो होता है। तो हमारा बी जो है वो नहीं आएगा यहाँ पर। तो बी वाला एक ही ऑप्शन है, ये तो हम हटा देते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, ये आ जाएगा द मैक्सिमम इन ब्रीथ। तो हमारा ऑप्शन सी जो वो तो बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट इट इंक्लूड ERV, RV नहीं आएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो इंक्लूड नहीं करता है। तो डी वाला ये ऑप्शन भी हमारे पास में हट जाएगा। अब हमारे पास में ए और सी वाले ऑप्शन तो आने ही आने चाहिए, और ए और सी वाले इसमें ऑप्शन है। फिर ओके बात करते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर ब्रीथ आउट है फोर्स इंस्पिरेशन के बाद में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ACE हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 17 है। यहाँ पे बोला गया था टोटल लंग कैपेसिटी पूछा है कि क्या होगा। टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेशन इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड, ये किस में इंक्लूड करता है। तो हमारे पास में ये रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी और टाइडल वॉल्यूम तीनों इंक्लूड करना चाहिए। बट यहाँ पर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वगैरह एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इंक्लूड कर दिया गया। RV ERV वाइटल कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम इन्होंने ये दे दिया है। रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमारे पास में चारों जो होती है, ये फर्स्ट चारों ये मिलाकर हमारे पास में टोटल लैंग कैपेसिटी बनती है। RV IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी एंड ARV ये हमारा नहीं आएगा। तो आंसर हमारे पास में ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 18। यहाँ पर हमसे बोला कि टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो हमारी 500 और 1000 है ऑफ एन एथवी। व्हाट विल बी द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में जो है वो हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बनती है, जो हम मैच द कॉलम में भी करा चुके हैं, आगे भी करा चुके हैं। तो हमारी 1500, 1700, 2200, 2700, तो हमारी 1500 जो है वो ml बन जाएगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो 2018 का है, और अब हमसे वॉल्यूम ही पूछ लिया कि इनकी वॉल्यूम कितनी कितनी होगी। टाइडल वॉल्यूम जो होती है वो तो 500 to 550 होती है। तो ए जो वो थर्ड के साथ जाना चाहिए, ए थर्ड के साथ में हमारे पास में 2 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, जो दैट इज 2500 to 3000 होता है। तो ये हमारा जो बी फर्स्ट के साथ जाना चाहिए। बी फर्स्ट के साथ इस ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे जा रहा है। आंसर तो हमारा आ चुका है, फिर भी देख लेते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो वो 1000 से और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सेक्स द एल्विलाई, दे डू नॉट कोलेप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। इसकी वजह क्या है। रेजिडुअल वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम है जो कि कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रहती है, जिसकी वजह से लंग कोलेप्स ना हो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 21 है, वापिस से मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया गया है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2010 का प्री का है। अब देखो ये सिंपल मैच द कॉलम नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे मैच द कॉलम ये क्वेश्चन नहीं है, लग रहा है टेबल से। यहाँ पे देखो लिस्टेड बिलो आर द 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है, 4 जंबल रेस्पिरेटरी नॉर्मल ह्यूमन एडेड है, विच वन इज द करेक्ट मैचिंग। अब ध्यान से देखना, इन्होंने बोला है रेजिडुअल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, सी मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन्होंने बोला है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 होती है, नॉट ये नहीं होती, क्यों, कौन सी होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। तो ये हमारा हट जाएगा ऑप्शन डी। देखो
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, तो वहाँ पे 2500 to 300 होता है, उसमें 500 जोड़ेंगे तो ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। फिर इन्होंने बोला रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 होती है, ये भी सही है, ये भी हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। आगे देखते हैं ऑप्शन ए वाला में, रेजिडुअल वॉल्यूम 4500, ये नहीं हो सकता है। फिर बोला है वाइटल कैपेसिटी 25 होता है, 25 नहीं होता, वो आपका 45 हो जाता। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो बिल्कुल सही बताई गई है। तो इस टाइप का है, ये मैच द कॉलम नहीं है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा घुमा फिरा के ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो वो 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स जो है वो क्या कहलाती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो वाइटल कैपेसिटी कहलाएगी, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे लिखा है when 1500 ml of air is in the lungs it is cold, रेजिडुअल वॉल्यूम आपकी 1200 तक होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये 2500 तक होती है, वाइटल कैपेसिटी ये आपकी 450 तक होती है, टाइडल वॉल्यूम 500 होती है। तो 1500 के आसपास कोई है तो वो है रेजिडुअल वॉल्यूम, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हमसे पूछा है, नेक्स्ट टॉपिक है 2024 का रीनीट का क्वेश्चन है, एसेशन रीजन। ओके भाई, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2 एंड लो PO2 इन द टिश्यू, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये दोनों सही है, और इसका जो एक्सप्लेन कर रहा है ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इस टाइप का आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 25 है, यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए जो है वो कौन सा फेवरेबल रहेगा। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो हाई रहना चाहिए, बाकी सब लो रहने चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने बोला ये लो हाई नहीं, ये लो रहना चाहिए। लो PO2 टेम्परेचर भी लो रहना चाहिए, हाई PO2 हाई नहीं है, ये लो रहना चाहिए। तो हाई PO2 एंड लेसर H+ कंसंट्रेशन, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 में वापस क्या बोला गया है, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीजन इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन द, तो सिंपल है, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई रहना चाहिए, लो नहीं रहना चाहिए। ये आपका हाई रहना चाहिए, बाकी सब लो रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी हाई रह गया है, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम ऑप्शन सी देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, ऑप्शन सी में बोला गया कि आपका लो PO2, लो नहीं हाई रहना चाहिए, ये लो है, बाकी हाई है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बाकी सारे लो हैं। तो हमारे पास में आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई पे पूछा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा। एल्वियोलाई पे हमारा जो ऑक्सीजन है 14 नहीं होता, 95 नहीं होता, 159 नहीं होता, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे 104 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो 40 होगा, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हमें यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। Partial pressure of CO2 can interfere with oxygen binding with the hemoglobin. Higher H+ concentration in alveoli favor the formation of oxyhemoglobin. Higher नहीं है, lower रहना चाहिए। Low partial pressure of CO2 in alveoli favor the formation of oxyhemoglobin, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ऐसा रहना चाहिए। और हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही तो पूछिए, रॉन्ग स्टेटमेंट ये वाली हमारे पास में जो वो निकल कर आएगी। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आंसर हमारे पास में बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 में है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई द लंग्स इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, लेस देन दैट इन द ब्लड, लेस देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वल टू दैट ऑफ द ब्लड, या फिर मोर दैट इन द ब्लड। तो हमारे पास में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो मोर देन दैट इन द ब्लड होगा, तभी तो वहाँ पे वो डिफ्यूज कर पाएगी। तो आंसर आएगा हमारे पास में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास में रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल, जो pH के अंदर रिडक्शन में ब्लड वो कैसे होगा, रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, या फिर रिलीज बाय कार्बोनेटाइन बाय द लीवर। तो इसके रीज़न क्या है, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। अगर हमारे पास में pH कम हो गया, pH कम का मतलब हो गया H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जितनी ज़्यादा H+ कंसंट्रेशन होगी उतना pH कम होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए फेवरेबल नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 31 है। When you hold your breath, which of the following gas change in blood would first lead to the urge of breathing? Rising CO2 concentration, rising CO2, falling O2, falling O2 या फिर falling CO2। तो हाइयर जो है वो CO2 कंसंट्रेशन रहनी चाहिए, O2 का जो रोल है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो हमारे पास में आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज,
एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट आयन इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व्ड गैस मॉलिक्यूल या फिर बाइंडिंग टू आरबीसी। तो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो CO2 है वो 70% पास होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड एज प्रेजेंट एज 70%। इन्होंने बोला है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन 30%, उल्टा होता है ये। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है वो आपका बल्क में जाता है, तो बाइकार्बोनेट इन द ब्लड एंड प्लाज्मा के थ्रू सबसे ज़्यादा जाता है। और यही इन्होंने पूछा है बल्क में क्या जाता है, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू दिस O2। इन्होंने बोला है कि लार्ज प्रपोर्शन ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो लेफ्ट अनयूज हो जाता है ह्यूमन ब्लड के अंदर, तो बॉडी टिश्यू लेने के बाद में भी वो क्या काम करता है, हेल्प इन रिलीजिंग मोर O2 टू द एपिथेलियल, एक्ट एज ए रिजर्व ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज। तो ये एक्ट करता है मस्कुलर टाइम पे, मस्कुलर अगर एक्सरसाइज हो तो वहाँ पे रिजर्व रहता है, उस टाइम पे ये काम करता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। रेजिंग PCO2 ऑफ ब्लड टू 75 तक तो कभी जाता ही नहीं है। इट इज़ इनफ टू कीप ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड 96%, इसमें भी काम नहीं आता, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो वो 35 है, 35 में बोला गया है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर बोला गया था फिगर 2011 प्री का क्वेश्चन है। द फिगर गिवन बिलो शो ए स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो ABCD करेक्टली आइडेंटिफाई लंग विद इट फंक्शन। मतलब इसका फंक्शन भी सही होना चाहिए और ये भी चीज़ सही होनी चाहिए। बी में इन्होंने बोला कि ये रेड ब्लड सेल्स है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है CO2 मेनली, CO2 को मेनली नहीं करता, ऑक्सीजन को मेनली करता है। नेक्स्ट है आर्टीरियल कैपिलरी, सी को इन्होंने बोला आर्टीरियल कैपिलरी है जो पासिस ऑक्सीजन टू द टिश्यू, तो ये भी हमारा नहीं आएगा, यहाँ पे आर्टीरियल कैपिलरी नहीं आएगा। नेक्स्ट है एल्व्यूलर पल्मोनरी होता है, पल्मोनरी कैपिलरी। एल्व्यूलर कैपेसिटी बोला इन्होंने, कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो ये वाला जो ए वाला बोला ये एल्व्यूलर कैविटी है और ये मेन साइट ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। आगे बोला है डी में इन्होंने बोला कि ये कैपिलरी वॉल है, कैपिलरी वॉल नहीं है, ये इनके बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस होता है वो है एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 टेक प्लेस यहाँ पे, तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन्होंने 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज ट्रू अबाउट RBC इन द ह्यूमन। तो RBC के लिए क्या चीज़ ट्रू है, दे ट्रांसपोर्ट 99.5 नहीं 97 होता है, दे ट्रांसपोर्ट 80% ऑक्सीजन लेस देन नहीं, दे डू नॉट कैरी CO2 नहीं कार्बन हीमोग्लोबिन की फॉर्म में लेते हैं, दे कैरी 20 to 25% ऑफ CO2, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है मेजोरिटी ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय और बॉडी सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग, किस तरह से ले जाता है मेजोरिटी ऑफ CO2 अटैच टू हीमोग्लोबिन डिजोल्व इन द ब्लड एज बाइकार्बोनेट एज कार्बोनेट, तो एज बाइकार्बोनेट ले जाया जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ब्लड एनालिसिस ऑफ ए पेशेंट रिवेल एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट, which of the following conclusion is most likely to be correct, the patient has been inhaling polluted air containing unusually high content of, यानी यहाँ पर जो unusually high quality of कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिला है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में जो CO2 वो बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या रीज़न है कि वो किस पोल्यूशन के अंदर रहता है पेशेंट जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देखने को मिली है, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड। तो जहाँ पर वो पेशेंट रहता है वहाँ पर ज़्यादातर जो एयर है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, उसी की वजह से क्योंकि वो सेचुरेट हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में जाके अटैच होके, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे पूछा गया है व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज ब्रीथिंग बिकम, जब CO2 कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो ब्रीथिंग कैसी होती है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग, स्लो एंड डीप, फास्ट एंड डीपर, शैलोवर एंड डीपर। तो फास्ट एंड डीपर जो आपको पता है कि वहाँ पे जो एक रीजन होता है ब्रेन के अंदर अगर CO2 कंसंट्रेशन होता है वो ब्रीथ को क्या कर देता है, फास्ट एंड डीप कर देता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास में, एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन बिटवीन RBC एंड प्लाज्मा इज कॉल्ड, जो बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन जो RBC और प्लाज्मा के बीच में एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं, हाल्डन इफेक्ट बोलते हैं, इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, उसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन एल्वियोलाई टेक प्लेस बाय, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है एल्वियोलाई के अंदर वो किसके थ्रू होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन या फिर नन, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, CO2 इज हार्मफुल बिकॉज, CO2 जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल क्यों है, इट फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन, ब्लॉक माइटोसिस, इट इज़ ए म्यूटाजेनिक या फिर इट कॉज डिफोलिएशन, तो ये स्टेबल कंपाउंड बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ में, इसलिए ये सबसे ज़्यादा जो है वो हार्मफुल है, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए।
नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर जो 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला है इन द लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू। ये किसके थ्रू सेपरेट होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम ट्यूनिका एक्सटेंड ऑफ ब्लड वेसल, स्क्वेमस एपिथेलियम एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, स्क्वेमस एपिथेलियम ट्यूनिका मीडिया ऑफ द ब्लड वेसल, या फिर नन ऑफ द। तो यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल जो होती है वहाँ पर इनके बीच में आपका एयर जो वो सेपरेट रहती है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड हैपन। कैसे होता है ये? विद द हेल्प ऑफ WBC एंड ब्लड, WBC नहीं होता। विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट, ये भी नहीं होता। विद द हेल्प ऑफ RBC एंड ब्लड प्लाज्मा, ये भी सही है, WBC वाला गलत है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे सामने ऑल्दो मच CO2 इज कैरिड इन ब्लड येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक, बिकॉज ज़्यादातर जो CO2 है वो ब्लड के थ्रू ले जाई जाती है, बट फिर भी जो है CO2 एसिडिक है, तो यहाँ पर ब्लड एसिडिक नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? CO2 इज कंटिन्यूसली डिफ्यूज थ्रू द टिश्यू एंड इज नॉट अलाउड टू एक्यूमुलेट। इन CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। CO2 इज एब्जॉर्ब बाय द ल्यूकोसाइट, या फिर CO2 कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म बाइकार्बोनेट विच इज न्यूट्रलाइज बाय NaCO3। एक्चुअल में यहाँ पे जो ब्लड है वो एक बफर का रोल प्ले करता है ताकि वो वहाँ पे एसिडिक नहीं बनने देता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट विया ब्लड टू लंग्स मोस्टली। ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके फॉर्म में ली जाती है? इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन डिजोल्ड इन द ब्लड प्लाज्मा, इट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, या फिर एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एज ए कार्बोनिक एसिड। तो या बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ज़्यादातर ले जाई जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली प्लाज्मा एंड इरिथ्रोसाइट, प्लाज्मा इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। तो प्लाज्मा एंड इरिथ्रोसाइट के थ्रू ले जाई जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है द एल्वियोलर एपिथेलियल इन द लंग इज कैसा है? वो नॉन सिलिएटेड कोल्यूमिनर है, नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस है, सिलिएटेड है या सिलिएटेड कोल्यूमिनर, या फिर सिलिएटेड स्क्वेमस है? स्क्वेमस है बट नॉन सिलिएटेड है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। 2020 कोविड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैच द कॉलम क्वेश्चन हमारे सामने एक और निकल कर आया है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होती है? ये पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन के अंदर मिलता है। तो ए सेकेंड के साथ में जाने वाला हमारे पास में ऑप्शन ही केवल एक है, बाकी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। O2 डिसोसिएशन कर्व जो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये हीमोग्लोबिन के ऊपर। ये चीज़ सही है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो ये एंजाइम है ये RBC में मिलता है, प्लाज्मा में। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई है। तो 2341, तो 2341 वाला जो आंसर है वो हमारे पास में ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर 50 अब आ चुका है। ड्यू टू इंक्रीज एयर बोर्न एलर्जन एंड पोल्यूटेंट मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू। ये वाला इतनी जो डेफिनेशन है ये तो लिखी गई है जहाँ पर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12th वाला जो चैप्टर है वहाँ पे अस्थमा के अंदर ये चीज़ लिखी गई है। मतलब ये बात कर रहे हैं अस्थमा की। तो अस्थमा में वीजिंग ड्यू टू ये किस वजह से होता है? बेगनिन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेसल कैविटी, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, प्रोलाइफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज टू द एल्वियोलर वॉल, या फिर रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ सर्पेक्टेंट बाय द न्यूमोसाइट। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स हो जाता है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 51 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 51 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा रिस्पेक्टिवली। अस्थमा एंड एम्फाइसीमा के अंदर बात करनी है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल जो होता है वो अस्थमा के अंदर होता है। डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस जो है एम्फाइसीमा के अंदर होती है। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर तो बन रहा है ऑप्शन फर्स्ट ही। इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल वगैरह इंक्रीज नहीं हो सकती। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, ये भी गलत है। डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस ये एम्फाइसीमा के लिए होती है, और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल ये अस्थमा के लिए होती है। बट यहाँ पे पहले अस्थमा पूछा है, फिर यहाँ पर ये पूछा है। तो यहाँ पे पहला अस्थमा आ रहा है और फिर हमारे पास में एम्फाइसीमा आ रहा है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। 52 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कौन सा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है? एंथ्रेसियस, सिलिकोसिस, बोटुलिज्म, एम्फाइसीमा। तो ये NCERT में मेंशन नहीं है। सिलिकोसिस अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, सिलिकोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है अस्थमा मे बी एट्रीब्यूटेड टू। अस्थमा में क्या हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रेकिया, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द लंग्स। ये नहीं होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रोकिया नहीं, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स हो सकता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज्ड मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग के सब कौन सा होता है? एम्फाइसीमा, अस्थमा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। तो एम्फाइसीमा होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
55 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच द एल्यूलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू द डैमेज थ्रू द एल्यूलर वॉल। एम्फाइसीमा, न्यूमोनिया, अस्थमा, प्लूरेसी। तो आपका क्या आ जाएगा, एम्फाइसीमा आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 56 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बतानी है। अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन, ये बिल्कुल गलत है। सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंका, ये अस्थमा में होता है, एम्फाइसीमा में नहीं होता। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द न्यूमेटॉक्सिक सेंटर इन द पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन, नहीं डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर हमारे पास में एक ही बच गया, वर्कर इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रीथिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम द लंग फाइब्रोसिस, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन अफेक्ट मोस्ट। अगर एफिशिएंसी ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी अफेक्ट करेगी, ब्रेन, स्किन, किडनी, इंटेस्टाइन। तो ब्रेन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन, का कहाँ पे लोकेट होता है ये, सेरिबेलम में, मेडुला ओब्लांकाटा में, सेरिबेलम पेडुनकल में, या फिर द वेगस नर्व में। तो मेडुला ओब्लांकाटा के अंदर प्रेजेंट होता है, मेडुला के अंदर पोन्स रीजन। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इतना ही था, बाय।